हेलो बच्चों। तो आज के सेशन में हम लोग मोल कॉन्सेप्ट के कुछ इंपॉर्टेंट एंड सेलेक्टेड क्वेश्चंस आपके लिए लाया हूं, जहां पे हम लोग क्वेश्चंस को तो सॉल्व करेंगे ही करेंगे, लेकिन साथ ही साथ हम लोग इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट्स और जो थ्योरी होते हैं जो आपके नीट और जेईई जैसे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, उनको यहाँ पे हम लोग क्वेश्चंस के हेल्प से सीखेंगे। तो मेरा मानना है कि यार किसी कॉन्सेप्ट को क्वेश्चंस के हेल्प से सिखाना ज्यादा अच्छा और प्रैक्टिकल भी होता है। तो यार यहाँ पे कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस है, कुछ क्वेश्चंस पीवाईक्यूज नीट और जेईई के एग्जाम से भी सिलेक्ट किए गए हैं। तो जितने भी क्वेश्चन है अच्छे क्वेश्चन सिलेक्ट किए गए हैं, और यहाँ पे जो भी मैं क्वेश्चंस डिस्कस करने वाला हूँ, सबसे पहले तो आप यार वीडियो पॉज करके एक बार खुद से ट्राई करना, देन आफ्टर सोल्यूशन पे आना। और यहाँ पे हमारा पर्पस सिर्फ और सिर्फ आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना नहीं, सॉल्व करके उससे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है वो सिखाना, वो ज्यादा जरूरी है। तो चलिए यार हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने इस फर्स्ट क्वेश्चन से, जहां पे हमारा पहला जो सवाल है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ निकल नीडेड। तो देखिएगा यहाँ पे आपको क्या निकालना है, अमाउंट ऑफ निकल नीडेड इन द मोल्स प्रोसेस गिवन बिलो। तो एक रिएक्शन आपको दिया गया है, if CO used in this process is obtained through a process in which 6 ग्राम of carbon is mixed with 44 ग्राम of CO2। ठीक है, सबसे पहला काम यार, जब भी कोई क्वेश्चन हम पढ़ते हैं तो सबसे पहला काम होता है यार हमें फाइंड आउट क्या करना है उस क्वेश्चन में। सबसे पहले यार आपको इसी चीज को मार्क कर लेना है यार, फाइंड आउट क्या करना है। क्योंकि क्वेश्चन आप स्टार्ट कैसे लेते हो, क्योंकि ज्यादातर बच्चों का प्रॉब्लम यही होता है यार, क्वेश्चन को स्टार्ट कहां से करना है, प्रोसीड किस तरीके से करना है, क्या स्टेप्स लेने हैं। तो इन सब का सोल्यूशन आपका जो है वो एक लाइन में छिपा है। वो आपको सबसे पहला काम फाइंड आउट करना है कि क्या आपको निकालना है, क्वेश्चन में क्या चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ निकल नीडेड, यानी आपको अमाउंट ऑफ निकल आपको फाइंड करना है। ठीक है, अच्छा, इन द मॉन्स प्रोसेस, इस प्रोसेस के नाम से मतलब नहीं है, बाय द वे मॉन्स प्रोसेस जो है हम लोग रिफाइनिंग ऑफ निकल आइटम के लिए यूज करते हैं। ओके, बाय द वे इसमें प्रोसेस से आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो यार इस तरह के टर्म्स आपको आगे भी बहुत सारे क्वेश्चंस में दिखेंगे, तो जब भी कोई ऐसे टर्म्स दिखे ना, तो ऐसा नहीं कि यार उसको देखकर हम पीछे हट जाए ना, आपको सामना करना है क्वेश्चन का। ठीक है, चलिए, तो ये जो रिएक्शन है मॉन्स प्रोसेस का, इसको तो पहले यार हम लोग लिख लेते हैं, Na प्लस 4CO और यहां से मेरा NiCO होल 4। देखो यार ये रिएक्शन है मॉन्स प्रोसेस का। इसमें बोला गया है कि इफ CO यूज्ड इन दिस प्रोसेस, यानी यहाँ पे जो CO यूज हो रहा है, CO वो कहां से ऑब्टेन हो रहा है, तो 6 ग्राम कार्बन को जब मिक्स किया गया CO2 से, तब जाकर आपको ये CO ऑब्टेन हुआ है। कहने का क्या मतलब, यदि हम इक्वेशन के फॉर्म में इसको लिखे तो 6 ग्राम ऑफ कार्बन इज मिक्स्ड विथ CO2, यानी यहाँ पे 6 ग्राम कार्बन को मिक्स किया गया विथ 44 ग्राम CO2, और इन दोनों के रिएक्शन से क्या बनेगा, CO यूज्ड इन दिस प्रोसेस इज ऑब्टेन। यहाँ से आपको समझ में आ रहा है क्वेश्चन के लैंग्वेज से कि CO जो है वो ऑब्टेन हो रहा है बाय मिक्सिंग कार्बन विथ CO2। ये चीज क्वेश्चन से आपको समझ आ रहा होगा। अच्छा, सबसे पहले यार मोल कॉन्सेप्ट में जब भी सवाल को सॉल्व करते हैं तो फर्स्ट काम होता है रिएक्शन को बैलेंस करना। बिना बैलेंस के आप मोल कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं कर सकते हो, इसलिए यार रिएक्शन बैलेंस करना कभी भी ना भूलें, अदरवाइज आगे के स्टेप्स आपके बेकार और मेहनत भी बेकार हो जाएगा। तो यार रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए आपको कुछ ज्यादा नहीं करने की जरूरत है, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, रिएक्शन हो गया बैलेंस। ओके, अब देखो यार आपको निकालना क्या है, यहाँ पे फाइंड आउट क्या करना है, अमाउंट ऑफ निकल। अमाउंट ऑफ निकल मीन्स वेट ऑफ यहाँ पे निकल आपको फाइंड करना है। तो यार सबसे पहला काम निकल को फाइंड आउट करने के लिए आप देख लो यार यहाँ पे CO कितना यूज हुआ है। यदि आपको पता चल जाएगा हाँ यार इतना CO यूज हो रहा है, इतने मोल्स ऑफ CO यूज हुए, तो आप निकल का मोल्स और मोल्स से वेट निकाल लोगे। देखो जब भी कोई चीज का वेट निकालना हो और किसी केमिकल रिएक्शन का वो पार्ट है, तो आप डायरेक्ट वेट नहीं निकाल सकते हो, आपको पहले मोल्स निकालना पड़ता है। और मोल्स और वेट में आपको रिलेशन पता है, N इक्वल टू गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास, मोलर मास। यहाँ से वेट यदि आपको निकालना है, मास निकालना है, तो मोल्स इनटू मोलर मास आप कर दोगे। ओके, तो पहले तो यार आपको निकल का मोल्स पता होना चाहिए, तब जाकर आप यार इसके वेट को फाइंड आउट कर सकते हो। ओके, तो चलिए हम लोग अब सबसे पहला काम हम लोग करेंगे, यहाँ से CO का मोल्स को फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। तो उसके लिए हमें इनके मोल्स की जरूरत पड़ेगी। 6 ग्राम कार्बन है तो मोल्स कितना हो जाएगा, 0.5। CO2 के मोल्स की बात करें 44/44, इसका मोलर मास 44 होता है, तो यहाँ से मोल्स आ जाता है 1। अब देखो यार एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यहाँ से अगेन आपको सीखने को मिलेगा। कार्बन से हम यदि CO का अमाउंट को फाइंड आउट करने की कोशिश करें तो कार्बन के एक मोल से कार्बन मोनोऑक्साइड के 2 मोल मिल रहे हैं। मींस यदि हम इसका 0.5 मोल ले रहे हैं तो कार्बन मोनोऑक्साइड के कितने मोल मिलने चाहिए, 1 मोल मिलने चाहिए। 0.5 है तो ये जस्ट 1:2 का रेशियो है ना,
यानी 0.5 से ये 1 मोल मिलने चाहिए। लेकिन वही कार्बन डाइऑक्साइड से यदि हम CO को निकालना चाहें तो कार्बन डाइऑक्साइड 1:2 का रेशियो है, मींस यहाँ पे एक्चुअल जो मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आपके पास है वो 1 मोल है। तो 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे हैं तो वहां से CO कितने बनने चाहिए था? 2 मोल्स बनने चाहिए। 1:2 का रेशियो है, तो ये 1 मोल है तो ये 2 मोल्स बनने चाहिए थे। तो अब एक यार कंफ्यूजन, एक डायलामे में आप फंस चुके होंगे कि यार कार्बन के हेल्प से यदि हम CO का अमाउंट को कैलकुलेट करें, मोल्स ऑफ CO कैलकुलेट करें तो कुछ और आ रहा है, 0.5 से 1 मोल आ रहा है। इससे हम रिलेट करते हैं तो यार CO का अमाउंट 2 मोल्स आ रहा है। तो यार एक्चुअल में क्या लेना चाहिए CO का अमाउंट? एक्चुअल में इस प्रोसेस में CO कितना बन रहा है ये कैसे डिसाइड करोगे? तो यार ऐसे में यदि आप मोल कॉन्सेप्ट पढ़े हो अच्छे से तो आपको समझ में आ रहा होगा यहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट यूज होने वाला है। तो लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है और कब यूज करना होता है यार, ये सबसे बड़ा एक सरदर्द होता है यार बच्चों के लिए। तो सबसे पहले लिमिटिंग रिएजेंट कहाँ यूज करते हैं ये चीज समझते हो। पढ़ते समय जब चैप्टर पढ़ा जा रहा होता ना तो उसमें लिमिटिंग रिएजेंट पढ़ाया जा रहा है और उसी के नीचे 2 क्वेश्चंस करवाते हैं तो हमारा दिमाग काम करता है यार लिमिटिंग रिएजेंट ही यूज होगा, कॉन्सेप्ट वही लगेगा। लेकिन जब एक्चुअल प्रैक्टिकल लाइफ में आते हैं, जब क्वेश्चंस आते हैं हमारे सामने तो यार हमें यार दिमाग काम नहीं करता यार, हाँ मोल लिमिटिंग रिएजेंट के कॉन्सेप्ट लगने वाले हैं कि नहीं लगने वाले हैं। तो यार देखो कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए कि जब भी कोई रिएक्शन आपको दिए गए हैं, कोई भी रिएक्शन दिएगा और एक से ज्यादा रिएक्टेंट है वहां पे यदि होते, एक से ज्यादा रिएक्टेंट हो तो मींस एटलीस्ट 2 या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट हो तो चल जाएगा, एक से ज्यादा रिएक्टेंट तो होने ही चाहिए। तो जब भी एक से ज्यादा रिएक्टेंट हो तो और दोनों का आपको मोल्स या जो भी अमाउंट हो गिवन हो, दोनों के अमाउंट से यदि गिवन हो तो जो बाकी प्रोडक्ट हैं वो एक प्रोडक्ट हो सकते हैं, 2 प्रोडक्ट हो सकते हैं, जो भी हो उनका यदि आपको अमाउंट फाइंड आउट करना है तो उसके लिए आपको लिमिटिंग रिएजेंट का सहारा लेना पड़ता है। लिमिटिंग रिएजेंट होता क्या है? वो सब्सटेंस, वो रिएक्टेंट जो रिएक्शन में कंप्लीटली कंज्यूम हो जा रहा है, ठीक है। तो जब भी एक से ज्यादा रिएक्टेंट हो और दोनों के अमाउंट दिए हैं, मोल्स या वेट दिए हुए हो, तो ऐसे केस में आपको उस रिएक्टेंट के रेस्पेक्ट में बाकी का अमाउंट को कैलकुलेट करना होता है जो लिमिटिंग रिएजेंट होता है, क्योंकि वही एक्चुअल में रिएक्शन में पूरी तरह से यूज हो रहा है। तो अब सवाल ये है कि लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड आउट कैसे करते हैं? तो लिमिटिंग रिएजेंट का फाइंड आउट करने का तरीका पढ़े होगा, मैं एक अपना तरीका बता देता हूं, शॉर्टकट सबसे इजी वे है लिमिटिंग रिएजेंट को फाइंड करने का तरीका। यहां पे मान लीजिए जो रिएक्शन है हम उसी रिएक्शन के टर्म्स में बात करते हैं। देखिए जो हमारे पास है, सबसे पहले आप क्या करते हो, जो मोल्स गिवन होता है, मोल्स गिवन बाय स्टिकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, इससे डिवाइड कर दो और जो आपको स्मॉलर वैल्यू देगा वही होगा आपका लिमिटिंग रिएजेंट। जो मोल्स गिवन होगा, जो मोल्स गिवन है, जैसे यहां पे हम मोल्स कार्बन की बात करें तो 0.5 मोल्स गिवन है, इसका कोफिशिएंट है 1, तो 0.5 को 1 से डिवाइड करोगे, मींस एक तरफ हम कार्बन ले रहे हैं एक तरफ कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि इसी दोनों में से कोई एक लिमिटिंग रिएजेंट होगा, रिएक्टेंट में से ही 2 रिएक्टेंट में से कोई एक लिमिटिंग रिएजेंट होने वाला है। तो एक तरफ हम C ले रहे हैं, एक तरफ हम CO2 ले रहे हैं। लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड आउट कैसे करते हैं? सबसे पहले जो मोल्स गिवन है, जो क्वेश्चन में दिया गया है 0.5, अब कोफिशिएंट कार्बन का 1 तो यहाँ पे डिवाइड मारो, तो यहां से आया कार्बन का मोल्स 0.5, ये रेशियो जो आया 0.5। CO2 के लिए बात करें तो 1 और कोफिशिएंट भी 1 है, तो 1/1 कितना आया? दोनों में से जो स्मॉलर रेशियो दे रहा है वो आपका लिमिटिंग रिएजेंट होगा। यानी यहां से आप देख सकते हो कि यार कार्बन विल बी योर लिमिटिंग रिएजेंट। तो लिमिटिंग रिएजेंट यदि आपको निकालना नहीं आता है तो आप इस मेथड से बहुत ही इजीली निकाल सकते हो। करना क्या है, जो भी मोल्स गिवन होगा उसको कोफिशिएंट से डिवाइड कीजिएगा। कोफिशिएंट जो होंगे इनके कोफिशिएंट्स वो नीचे आने चाहिए, और लिमिटिंग रिएजेंट केवल रिएक्टेंट्स के लिए देखते हैं, प्रोडक्ट के लिए कभी नहीं देखते। ओके, तो चलिए यार, तो ये हो गया, हमने इस तरह से बहुत इजी वे में निकाली। और एक दूसरी गलती जो नहीं करनी है आपको, ये जो रेशियो की हम बात कर रहे हैं मोल्स गिवन, कभी कभी क्या होता है यार वेट दिया 6 और 4 ग्राम, तो ये 6 बाय कोफिशिएंट 6 बाय W44 बाय ये मत काम करना। 6 ग्राम 44 ग्राम दिया तो पहले इसको मोल्स में कन्वर्ट करना है, और वो मोल्स को कोफिशिएंट से डिवाइड करेंगे, जो स्मॉलर रेशियो देगा वो लिमिटिंग रिएजेंट होगा। क्लियर? तो चलो यार, यहां से देखो आपने क्या क्या चीजें सीख रहे। क्वेश्चन हमने एक ही क्वेश्चन सेलेक्ट किया हुआ, लेकिन आपको ये बहुत कुछ सिखा के जाएगा। तो इस तरह से आगे हम लोग जो 15 से 20 क्वेश्चन इस स्लाइड में हैं, तो 15 से 20 क्वेश्चन जब आप कर लोगे ना, तो मोल कॉन्सेप्ट मतलब क्या बोले यार, आपको एक अलग से अंदर से बहुत गजब का कॉन्फिडेंस आ जाएगा। ठीक है, बाय द वे यहां पे आपको ध्यान में रखना, पहले हर क्वेश्चन को आप अपने से ट्राई करोगे, कोशिश करोगे, फंसोगे तब सॉल्यूशन पे आओगे। ओके, चलिए, तो हम लोग अब क्वेश्चंस को आगे प्रोसीड करते हैं। तो लिमिटिंग रिएजेंट हो गया कार्बन, तो हम CO का अमाउंट जो निकालेंगे वो कार्बन से निकालेंगे रिलेट करके, और कार्बन का यदि 0.5 मोल है तो ये 0.5 into 2 दैट इज कार्बन मोनोऑक्साइड के यहां से आपको 1 मोल मिलने वाले हैं। इज दैट क्लियर?
अब कार्बन मोनोऑक्साइड के यदि 1 मोल मिल रहे हैं तो अब हम लोग फिर से अपने मॉन्स प्रोसेस वाले रिएक्शन पे आते हैं। ये NiCO4, ठीक है, ये मोल्स प्रोसेस का रिएक्शन था। इसमें देखिएगा कार्बन मोनोऑक्साइड के जो मोल्स आ रहे हैं वो 1 आ रहे हैं, तो मोल्स ऑफ निकल क्या होंगे ये क्वेश्चन मार्क है। तो यार आप बहुत इजीली कोफिशिएंट को देखकर डिसाइड कर सकते हो कि यार निकल के मोल्स क्या यूज होंगे। 1 मोल के लिए 4 मोल यूज हो रहा है, 1:4 का रेशियो है। यदि ये 1 मोल है तो ये कितने मोल होने चाहिए? 1/4, क्योंकि ये जो है 1/4 रेशियो में होगा। बाय द वे मान लीजिए यहाँ पे तो यार मुझे बहुत इजीली दिख रहा है कि यार 4 मोल से ये 1 मोल है, यदि ये 1 लेंगे तो ये 1/4 हमें लेना पड़ेगा। ये बहुत इजीली आपको दिख रहा होगा, यहाँ से नहीं दिख रहा है प्रॉब्लम जाती है। कुछ और रेशियोस होता तो हम कैसे सॉल्व करते, तो उसके लिए यार एक स्पेशल सा छोटा सा एक ट्रिक बताते हैं, वो आप कहीं भी अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, देखो यार ज्यादा जगह तो नहीं है स्लाइड में। मान लीजिए आपके पास कोई भी रिएक्शन हो, कोई भी रिएक्शन इस तरह का हो, तो इनके मोल्स जो एक्चुअल मोल्स क्वेश्चंस में गिवन होते हैं और जो कोफिशिएंट होते हैं उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशंस होते हैं। वो रिलेशंस आपका होता है मोल्स ऑफ ए डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट मोल्स ऑफ बी। जो भी इनके गिवन मोल्स होते हैं, जो एक्चुअल मोल्स होते हैं, उनको कोफिशिएंट से डिवाइड करते चले जाना है। मोल्स ऑफ सी अपॉन सी, मोल्स ऑफ डी अपॉन डी। अब इस रिलेशन के हेल्प से आपको यदि ए बी सी डी इनमें से किसी भी एक का मोल्स गिवन हो, किसी भी एक का मोल्स गिवन हो, तो आप बाकी सब के सब मोल्स कैलकुलेट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आपको ए का मोल्स दिया गया है और आपको चाहिए बी का मोल्स, इन दोनों को रिलेट कर लो। मोल्स ऑफ ए बाय ए इक्वल टू मोल्स ऑफ बी बाय बी। कोफिशिएंट तो आपको इजीली दिख ही जाएगा। ए का मोल्स आपको पता है, बी का मोल्स आप निकाल सकते हो। मान लीजिए ए का मोल्स दिया है, सी का मोल्स निकालना है, तो फर्स्ट को थर्ड से रिलेट कर लो, मींस मोल्स ऑफ ए बाय ए, मोल्स ऑफ सी बाय सी। मान लीजिए आपको बी का मोल्स दिया है, डी का मोल्स निकालना, कोई दिक्कत नहीं है, बी को डी वाले से रिलेट कर लो, मींस मोल्स ऑफ बी बाय बी, मोल्स ऑफ डी बाय डी। बी दिया है, डी निकालना है, कोफिशिएंट तो आपके सामने ही होता है। तो ये जो रिलेशन बहुत डिफिकल्ट भी नहीं यार, कुछ ऐसा तो नहीं है कि भाई याद हमको रखना बहुत डिफिकल्ट काम है ना यार, बहुत ही सिंपल सा रिलेशन है। ओके, तो आपको कुछ इंपॉर्टेंट लगेगा तो आप स्क्रीनशॉट ले लेना, जगह कम होने की वजह से मेरे को यहाँ पे मिटाना पड़ेगा। तो चलिए फिलहाल देखेंगे इस सवाल पे हम लोग वापस आते हैं। आपको निकल का मोल्स निकालना, बिल्कुल मैं स्टेप बाय स्टेप चलता हूं, बाय प्रोसेस चलता हूं। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, निकल का मोल्स निकालना है तो मोल्स ऑफ निकल ऊपर आएगा, नीचे इसका कोफिशिएंट जो कि यहाँ पे 1 है। मोल्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड ऊपर आएगा, डिवाइडेड बाय में इसके कोफिशिएंट आएंगे। निकल का मोल्स आपको नहीं पता तो इसको हम n मान लेते हैं, बाय 1 है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। CO के मोल्स है 1 और अपॉन 4, तो यहां से ये जो मोल्स ऑफ निकल आ गया ये 1/4 आ गया। यदि मोल्स आ गया तो मोल्स से आप W निकाल सकते हो यार, बिल्कुल निकाल सकते हो। तो W इक्वल टू मोल्स 1/4 है, और M मोलर मास निकल के लिए आपको निकालना पड़ेगा। तो निकल का मोलर मास जो एग्जैक्ट वैल्यू होता है वो क्वेश्चन में दिया गया नहीं है, बट डोंट वरी यार, क्वेश्चंस में आपको दिए हुए कोई भी एग्जाम हो, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास दे दिया होता है, कार्बन का आपको एटॉमिक मास दिया हुआ मिलेगा, तो निकल के लिए तो सोचना ही नहीं यार, आपको क्वेश्चन में मिलेगा। बाय द वे यहाँ पे नहीं लिखा था तो मुझे पता था, मैंने ले लिया। इसे आप सॉल्व करोगे तो 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, 4 6 जा 24, 14.6 ग्राम के अप्रॉक्स आएगा। तो जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो, कौन सा ऑप्शन में आपको दिख रहा है, ऑप्शन ए। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए है। तो यार हमने केवल सवाल नहीं किया, सवाल के पीछे जितने भी कॉन्सेप्ट्स थे उन सब को हमने समझा। तो यार यही करना है आपको, प्रॉब्लम को केवल सॉल्व नहीं करना है, उनके कॉन्सेप्ट को भी समझना है। और आप यदि नहीं भी पढ़े होगे ना कॉन्सेप्ट, या थोड़ा बहुत भी आइडिया होगा, तो वो चीजें यहाँ से बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी। तो लास्ट जो नीट और जेईई के लिए 2 महीने का जो समय आपके पास बच रहा है, उसके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होने वाले हैं। ओके, तो इस तरह के जो क्वेश्चन से आगे आने वाले स्लाइड में वो आपको बहुत कुछ सिखाएंगे। तो हम अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। आप लोग को यदि स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप एक बार ले लें। चलो यार, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं। यहाँ पे हमारे सामने जो सेकंड क्वेश्चन है वो ये,
तो देखो यार, कुछ मूल कॉन्सेप्ट के जो क्वेश्चन है यहाँ पे आपको कुछ प्योर मूल कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस मिलेंगे, कुछ रेडॉक्स से भी रिलेटेड क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है, क्योंकि रेडॉक्स भी आपका मूल कॉन्सेप्ट स्टिकियोमेट्री के अंदर ही आता है। तो दोनों के क्वेश्चंस आपको मिक्स्ड यहाँ पे मिलने वाले हैं। बाय द वे हम लोग आते हैं अपने सवाल पे। इन द रिएक्शन XHI plus YHNO3 gives NO plus I2 plus H2O. अपॉन बैलेंसिंग विथ होल नंबर कोफिशिएंट x और y का वैल्यू क्या निकल कर आएगा, ये आपको बताना है। तो यार सिंपल से बैलेंसिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है ये। तो चलिए यार देखते हैं क्या आता है इसका आंसर। चलो हम अभी एक काम करते हैं, यहाँ पे कोफिशिएंट को नहीं लिखते, वो हम लोग जब बैलेंस कर लेंगे तो कोफिशिएंट अपने आप निकल कर आ जाएगा। ये HI है, HNO3 है, NO, I2। अच्छा, जब भी किसी रिएक्शन को बैलेंस करते हैं तो वाटर, H प्लस और OH माइनस ये सब को लिखने की जरूरत नहीं होती है, वो आफ्टर बैलेंसिंग आपको खुद ब खुद दिख जाएगा। तो इसके लिए उसका टेंशन नहीं लेना, इसलिए मैं यहाँ पे वाटर को लिख भी नहीं रहा हूँ, ठीक है ना, वो अपने आप आ जाएगा। तो इस रिएक्शन को आपको बैलेंस करना है, तो सबसे पहले बैलेंसिंग के लिए हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर मेथड या फिर n फैक्टर मेथड यूज करते हैं, जिसमें हम लोग सबसे पहले जो भी हमारा ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट होगा उनका n फैक्टर निकालेंगे। देखो यार, कोई चीज आपको नहीं भी आता तो यार सोचना नहीं है, परेशान नहीं होना, बिल्कुल मैं जीरो से समझाने वाला हूँ, बिल्कुल बेसिक से कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाला हूँ आपका, ठीक है, इसलिए परेशान और टेंशन नहीं लेना। सबसे पहले HI में देखोगे तो आयोडीन का -1 ऑक्सीडेशन स्टेट है, HNO3 में नाइट्रोजन का +5। अब इतना तो मैं जरूर एक्सपेक्ट करूंगा आप लोगों से कि यार ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने आता हो, क्योंकि यदि ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने नहीं आएगा तो यार आगे करने का कोई बात ही नहीं, मतलब ही नहीं है। तो यहाँ पे आप देखोगे NO में नाइट्रोजन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा, आयोडीन यहाँ पे 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा। तो हम लोग सबसे पहले n फैक्टर निकाल दो और n फैक्टर को आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते, काम हो जाता हमारा बैलेंसिंग का। किस तरह से मल्टीप्लाई करते देखोगे यार, पहले -1 और यहाँ पे है 0, तो -1 से 0 चेंज आया 1 का, और एक चीज n फैक्टर में यहाँ पे जितने टोटल आइटम होते हैं उससे मल्टीप्लाई करना ना भूले। तो आयोडीन के एक ही आइटम है तो *1, मान लीजिए इनकेस यहाँ पे आयोडीन के 2 आइटम होते तो *2 भी करते हैं। बाय द वे यहाँ एक ही आइटम है तो *1 करेंगे तो n फैक्टर इसका 1 ही आ रहा है। इसके लिए हम देखते हैं n फैक्टर कितना आ रहा है, +5 से +2 3 का चेंज तो 3। अब यहाँ पे नाइट्रोजन का चेंज हो रहा है, तो नाइट्रोजन के कितने आइटम है, नाइट्रोजन के एक ही आइटम है ना, तो *1 ही होगा, तो ये 3 रह गया। ऑक्सीजन के नंबर से मत मल्टीप्लाई कर देना, जिसका चेंज हो रहा है, नाइट्रोजन का चेंज हो रहा है 5 से 2 तो चेंज आया 3 का, और चेंज हमेशा पॉजिटिव लेना, निगेटिव और पॉजिटिव मत सोचना है कि सर यहाँ पे तो 5 से 2 जा रहा -3 हो गया ना, बस अपने को मैग्नीट्यूड से मतलब है। तो 5 से 2 3 का चेंज, और नाइट्रोजन के एक ही आइटम है इसलिए *1 दैट इज 3। तो n फैक्टर हमने दोनों का निकाल लिया। अब क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप, यदि आपको बैलेंसिंग नहीं आता है या आप किसी और मेथड से कर रहे थे, आपको लग रहा है कि यार ये मेथड हमने पढ़ा नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, आप बिल्कुल बहुत इजी वे में समझ सकते हो इसको। क्या करना है यार, जो रिएक्टेंट्स में प्रोडक्ट को हम बाद में देखेंगे, प्रोडक्ट्स को अभी देखना की जरूरत नहीं है। जो रिएक्टेंट्स में है उन दोनों का जिनका ऑक्सीडेशन या रिडक्शन हो रहा हो उनका n फैक्टर हमने निकाला, और n फैक्टर को आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्या कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई मींस इसका n फैक्टर को यहां पे मल्टीप्लाई करेंगे और इसके n फैक्टर को यहां पे मल्टीप्लाई। तो रिएक्टेंट जो होंगे ना, रिएक्टेंट को आपको बैलेंस कैसे करना है, जस्ट बाय क्रॉस मल्टीप्लाइंग देयर n फैक्टर। इनका n फैक्टर को इससे, इसके टोपी उसके से, इसको इस तरीके से बोला जाता है। तो यार यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे मैंने 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब आते हैं हम लोग प्रोडक्ट पे, और प्रोडक्ट को किस तरह से बैलेंस करना है। तो प्रोडक्ट को बैलेंस करने का तरीका होता है, सिंपली रिएक्टेंट्स को देखो और हिट एंड ट्रायल मेथड से बैलेंस कर डालो। मतलब जैसे आयोडीन के यहाँ 3 आइटम है ना, तो 3 आइटम है तो आयोडीन यहाँ पे 2 है, कितने से मल्टीप्लाई करोगे कि आयोडीन 3 हो जाए, तो सिंपल सा भाई कोफिशिएंट में आपको बस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर देना है, कुछ ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। प्रोडक्ट को बैलेंस करने के लिए जस्ट 3 आयोडीन के लिए आप यहाँ क्या लिखोगे 3, लेकिन ये हो गया 3 × 2 = 6, आपको चाहिए था 3 आयोडीन, तो यहाँ पे आपको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? चलिए, तो ये आयोडीन हमारा हो गया बैलेंस। नाइट्रोजन 1 है, यहाँ नाइट्रोजन ऑलरेडी 1 है, तो कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है। होप यार यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया। अभी क्या रिएक्शन बैलेंस हो गया ना, अभी हम नहीं कहेंगे रिएक्शन बैलेंस होगा, क्योंकि अभी हमारा ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बाकी है। बाय द वे, आगे बढ़ने से पहले ये रेशियो सिंपल रेशियो में नहीं है, कोई भी रिएक्शन जो होते हैं केमिकल रिएक्शन वो एक सिंपल होल नंबर रेशियो में होने चाहिए। तो ये सिंपल रेशियो नहीं है, तो हम उनको सिंपल करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 से जैसे इस रिएक्शन को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6 हो जाएगा, ये 2HNO3 हो जाएगा, 2NO हो जाएगा, और ये 3I2 हो जाएगा। ये मैंने कुछ नहीं किया इस स्टेप में, जस्ट कोफिशिएंट को मैंने, ये जो रेशियो था 3/2, इसको फ्रैक्शन हटाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हम इस तरह से सब में किए तो हमारे पास ये मिला।
जो रेस्पॉन्सिबल एटम थे जिनका ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा था वो तो हमारे बैलेंस हो गए, लेकिन अब बात करते हैं हम ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में हम सबसे पहले किसको बैलेंस करते हैं? ऑक्सीजन को। तो कभी भूल जाओ, आप जैसे भी हो अदर एटम, ए का मतलब यहाँ पे आओ हरिद्वार चले समझाने के लिए हम बच्चों को पढ़ाते हैं इस तरीके से। अब जैसे भी आप बैलेंस करना सीखे हो, आओ का मतलब अदर एटम। एटम कौन सा एटम? अदर एटम। अदर का एटम किसको कह रहे हैं हम? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ के। तो जब हम अदर एटम बैलेंस कर लेते हैं, या फिर रेस्पॉन्सिबल जो एटम होते हैं ना, रेस्पॉन्सिबल एटम जिनका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है उसे हम अदर एटम कह रहे हैं। ए फॉर एटम अदर, ओ का मतलब ऑक्सीजन, एच का मतलब हाइड्रोजन, सी का मतलब चार्ज। ठीक है ना, कार्बन मत समझना, चार्ज है। तो ये रेस्पॉन्सिबल एटम है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, चार्ज है, मतलब इसी सीक्वेंस में आपको एटम बैलेंस करने हैं। तो अदर एटम हमने बैलेंस कर लिया एन फैक्टर से। ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? वाटर ऐड करते हैं। ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए वाटर ऐड करते हैं। हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए चार्ज ऐड करते हैं, H प्लस ऐड करते हैं। चार्ज को बैलेंस करने के लिए इलेक्ट्रॉन। और अदर आइटम जो रेस्पॉन्सिबल आइटम है उसको हम लोग एन फैक्टर क्रॉस करके मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देख रहे होगे आप लोग। तो यहाँ पे अदर आइटम बैलेंस था। अब हम आते हैं ऑक्सीजन पे। ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए वाटर ऐड करना है। चलिए देखते हैं कि इधर ऑक्सीजन की कमी है। इधर 2 3 6 ऑक्सीजन आ रहा है, इधर 2 ऑक्सीजन आ रहा है, यहाँ पे 6 ऑक्सीजन आ रहा है। किधर ऑक्सीजन की कमी है? इधर। कितनी ऑक्सीजन की कमी है? 2, यहाँ पे 6। 4 ऑक्सीजन की कमी इधर है। 4 ऑक्सीजन के लिए हमें वाटर ऐड करना। कितने वाटर ऐड करने चाहिए? तो एक वाटर के अंदर ऑक्सीजन के कितने एटम? एक ही वो एटम है। तो 4 ऑक्सीजन के लिए कितने वाटर होने चाहिए? 4। 4H2O का मतलब 4 ऑक्सीजन, यहाँ से 2, 4 2 6, काम हो गया। फिर अभी हाइड्रोजन को हमने बैलेंस कर लिया, सॉरी हाइड्रोजन बोल रहा, ऑक्सीजन को बैलेंस कर लिया। नेक्स्ट बारी किसकी है? हाइड्रोजन। चेक करते रहा हाइड्रोजन कितने हो रहे हैं। इधर 6 और यहाँ से 2, 8 हाइड्रोजन आ रहे हैं। इधर चेक करते यार, 4 2 जा 8, हाइड्रोजन हमारा बैलेंस है। तो हाइड्रोजन का तो टेंशन नहीं है। और चार्ज, तो देखो यार चार्ज के बारे में एक चीज, यदि कोई ऐसा रिएक्शन है जो रेडॉक्स रिएक्शन है, रेडॉक्स रिएक्शन का मतलब होता है जहां पे ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और साथ ही साथ रिडक्शन भी हो रहा है, ऐसे रिएक्शन को हम रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो -1 से 0 ऑक्सीडेशन हो रहा था, 5 से 2 रिडक्शन हो रहा था। मीन्स ये एक रेडॉक्स रिएक्शन है, कंप्लीट रिएक्शन है। ठीक है ना। एक ऐसे रिएक्शन होता है जिसमें केवल ऑक्सीडेशन हो रहा होता है या केवल रिडक्शन हो रहा होता है, तो उसे हम लोग हाफ रिएक्शन कहते हैं। ठीक है। तो किसी भी हाफ रिएक्शन को जब हम बैलेंस करते हैं, हाफ रिएक्शन बोल रहे हैं मींस केवल ऑक्सीडेशन हो रहा है या केवल रिडक्शन हो रहा है, उसे हम हाफ रिएक्शन करें। हाफ रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होंगे। मींस जब आप रिएक्शन को बैलेंस करोगे तो कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, वो लेफ्ट हैंड साइड हो या राइट हैंड साइड हो, इलेक्ट्रॉन्स आएंगे हाफ रिएक्शन में। लेकिन जब हम कंप्लीट रिएक्शन या किसी रेडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करते हैं ना, तो कभी भी इलेक्ट्रॉन्स नहीं आएंगे, चार्ज नहीं आएंगे। चार्ज का मतलब चार्ज ऑलरेडी बैलेंस्ड आपको मिलेंगे। ये यदि एन फैक्टर मेथड से बैलेंस कर रहे हो आप, तो चार्ज बैलेंस मिलेगा। मतलब आप इधर ओवरऑल चार्ज देखो 0 0 चार्ज, इधर भी देखोगे तो चार्ज 0, इसलिए चार्ज को बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। जब भी कोई रेडॉक्स रिएक्शन हो, कंप्लीट रिएक्शन हो, तो चार्ज आपके बैलेंस होने चाहिए। और ये एक मेथड भी हो जाता है कि आप क्रॉस चेक कर सकते हो कि रिएक्शन आपका बैलेंस है कि नहीं। मान लीजिए ऐसा हो जाता, इधर कुछ चार्जेस एक्स्ट्रा हो जाते, इधर चार्जेस कुछ एक्स्ट्रा हो जाते हैं, चार्जेस यदि बैलेंस नहीं होते तो समझ जाना कि यार आपने कुछ गलत कर डाला है। ठीक है। तो बाय द वे हमारा यहाँ पे भी न्यूट्रल है, यहाँ पे भी न्यूट्रल है, रिएक्शन हमारा पूरी तरह से बैलेंस्ड है। अब आपको जो क्वेश्चंस में आंसर्स मांग रहे थे आप देख सकते हो। आपको कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई बोला गया था, एक्स का वैल्यू वाई का वैल्यू। एक्स बोला गया एच आई का कोफिशिएंट जो कि कितना हो जाएगा 6, तो एक्स का वैल्यू हो गया 6। वाई बोला गया HNO3 का कोफिशिएंट जो कि कितना है 2, तो 6,2 विल बी योर फाइनल आंसर। तो आंसर कौन सा करेक्ट हो गया? ऑप्शन सी। तो होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। तो आप लोग को यदि स्क्रीनशॉट लेना हो ले लें। हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। अगेन देखो यार एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो जितने भी यहाँ पे हम क्वेश्चंस ले रहे हैं वो अपने आप में बहुत अच्छा क्वेश्चन है। थोड़ा सा आपका दिमाग जो है लगेंगे, पेशेंस रखना पड़ेगा। ये मत सोचना कि आप क्वेश्चंस उठाए और बन जाएंगे, यूं ही नहीं। थोड़ा सा समय हो सकता है देना, हो सकता है कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होंगे जो इजीली आपसे बन भी जाएंगे। तो हर तरह के क्वेश्चंस यहाँ पे आपको मिक्स्ड मिलेंगे। ठीक है। बाय द वे हमारा पर्पस है आपको सिखाना, कॉन्सेप्ट क्लियर कर देना, प्रॉब्लम्स, क्योंकि कॉन्सेप्ट तभी क्लियर होगा जब आप प्रॉब्लम्स करोगे। केवल बुक पढ़ने से, नोट्स पढ़ने से, वीडियो देखने से कॉन्सेप्ट कभी क्लियर नहीं होगा। जब तक आप क्वेश्चंस करोगे नहीं
आपके थ्योरी और जो कॉन्सेप्ट है वो जैसे के तैसे रह जाएंगे। इसलिए क्वेश्चंस करो, जितना ज्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे उतना आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। चलिए हम लोग आते हैं अपने सवाल पे। फॉर्मेशन ऑफ पॉलीथीन फ्रॉम कैल्शियम कार्बाइड टेक्स प्लेस एज। देखिए पॉलीथीन का फॉर्मेशन यहाँ पे हो रहा है। तो पॉलीथीन होता क्या है, तो पॉलीथीन देखो इसको कहा जा रहा है CH2 होल इन, ये आपका पॉलीथीन। तो पॉलीथीन का फॉर्मेशन देखो हो किस तरीके से रहा है। तो 3 स्टेप में एक्चुअली ये रिएक्शन हो रहा है, ध्यान से देखो। तो पहले स्टेप में CaC2 + H2O, ये रिएक्शन यदि आप लोग को याद हो, ये अल्काइन चैप्टर में पढ़े हुए आप लोग, अल्काइन का प्रिपरेशन, इथाइन का प्रिपरेशन है ये। तो यहां से आपको CaOH2 + C2H2 मिला। रिएक्शन यदि बैलेंस ना हो तो आप बैलेंस कर लेना, यहाँ 2H2 आएगा। चलिए आगे फिर बढ़ते, फिर ये जो C2H2 दैट इज इथाइन मिला, इसका फिर हाइड्रोजनेशन H2 का एडिशन किया जा रहा है, यहाँ से C2H4 मिला, ये बन गया इथीन। और इथीन यदि आप थोड़ा बहुत पढ़े हो पॉलीमर चैप्टर इससे पहले, तो इथीन का जब पॉलीमराइजेशन किया जाता है तो आपको पॉलीथीन मिलता है। इथीन के पॉलीमराइजेशन से क्या मिलता है, पॉलीथीन। तो इथीन C2H4 है, इसका N मोल्स लिया गया, और इस तरह से जब N मोल्स लिया जाएगा तो ये C2H4 को हम CH2 लिख देते हैं, ये फुल N हो जाएगा। तो इस तरीके से यहां पे आपका क्या हो रहा है, पॉलीथीन का फॉर्मेशन हो रहा है, यही है पॉलीथीन, और ये इथीन है। ओके, चलिए आपको बताना कि अमाउंट ऑफ पॉलीथीन पॉसिबली ऑब्टेन्ड फ्रॉम 64 kg CaC2 कैन बी। देखो यार, अब सवाल में बोला गया है कि यहां पे जो CaC2 लिया गया है ये 64 kg लिया गया है। कितना kg लिया गया है, 64 kg लिया गया है। तो 64 kg से कितना पॉलीथीन आप बना सकते हो, कितना ऑब्टेन होने वाला है पॉलीथीन, ये आपको बतानी है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, तो देखो यार अगेन वो कॉन्सेप्ट आपको यहां तक आना है, इसका अमाउंट निकालना है, याद रखेंगे वेट दिया है, वेट से क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते हो, क्योंकि जब भी कोई रिएक्शंस होते हैं तो वो मोलर रेशियो के टर्म्स में होते हैं, क्योंकि ये 1 मोल इसके 2 मोल से रिएक्ट कर रहा है, इसका 1 मोल बना रहा है। ऐसा हम नहीं बोल सकते कि इसका यदि 1 ग्राम या 1 किलोग्राम रिएक्ट करेगा तो उसका 2 किलोग्राम बनेगा। दिस डज नॉट मेक एनी सेंस इन स्टोइकियोमेट्री, ठीक है ना। तो इसलिए आप वेट के टर्म्स से बात नहीं कर सकते। 64 kg है तो इसको हम डबल कर देंगे, 128 kg हो जाएगा, ये नहीं चलने वाला। मोलर रेशियो आपका जो क्वेश्चंस होंगे वो मोलर रेशियो के टर्म्स से हमको सॉल्व करने हैं, क्योंकि ये मोलर रेशियो एक्चुअली रिप्रेजेंट करता है। 1:2 क्या होता है, मोलर रेशियो होता है। तो इसलिए हम मोल्स के टर्म में हमें क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। तो चलिए सबसे पहले CaC2 का 64 kg है, तो पहले हम इसका मोल्स निकालते हैं। आपको निकालना है इसका वेट। देखो यार आपके लिए सबसे जरूरी होता है फाइंड आउट क्या करना है, सबसे पहले वो देखना। इसका वेट आप कैसे निकाल पाओगे, वेट का मतलब आपको पहले इसका मोल्स निकालना पड़ेगा। मोल्स निकाल लोगे तो वेट आप निकाल लोगे इजीली। ओके, तो इसका यदि आपको मोल्स निकालना तो उसके लिए आपको इसका मोल्स पता चलना चाहिए। इसका मोल्स का मतलब C2H4 का मतलब ये C2H4 यही वाला है, ये C2H4 के लिए आपको C2H2 चाहिए, और ये C2H2 के लिए इसका मोल्स, और इसके लिए किस तरह से रिलेट करोगे क्वेश्चन को मैंने एक लाइन में समझा दिया। समझने वाले समझ गए होंगे क्या करना है। इसका मोल्स आपको पहले निकालना पड़ेगा वेट निकालने के लिए। इसका वेट चाहिए तो आप डायरेक्ट वेट नहीं निकाल सकते हो, आपको पहले मोल्स चाहिए होगा। इसका मोल्स कहां से आएगा, इसके मोल्स से आएगा। इसका मोल कहां से आएगा, रिएक्शन को बैलेंस करना जरूरी है। चेक करो बैलेंस है कि नहीं रिएक्शन, तो बिल्कुल रिएक्शन बैलेंस है। चलिए तो CaC2 का मोल्स कितना है, यहाँ पे CaC2 का मोल्स कितना है, तो मोल्स तो नहीं पता लेकिन वेट हमें पता 64 kg है। तो 64 बाय इसका मोलर मास कितना हो जाएगा, कैल्शियम का 40, कार्बन का 12, 12 इंटू 224, तो इसका मोलर मास हो जाता है 64 ग्राम। तो यहां से आपका मोल्स ऑफ जो कैल्शियम कार्बाइड आ रहा है वो 1000 मोल्स आ रहा है। मोल्स आ गया, इसका मोल्स आया 1000, तो C2H2 का भी मोल्स कितना आएगा, 1000 ही आएगा। इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है, क्योंकि ये 1:1 के रेशियो में है। बाय द वे से पहले वाले क्वेश्चन में बताया था, यदि कभी प्रॉब्लम आए आपको समझ नहीं आ रहा हो तो आपको वो जो मैंने इक्वेशन सिखाया था उस इक्वेशन को लिख के भी आप सॉल्व कर सकते हो। बाय द वे बहुत सिंपल दिख रहा है, 1 मोल से 1 मोल बन रहा है, वो मोल्स जो यदि 1000 मोल्स इसका, तो इसका भी 1000 मोल्स ही आएगा।
यदि ये 1000 मोल्स आ रहा है C2H2, यही वाला C2H2 तो अगला स्टेप में यूज हो रहा है, इसलिए ये जो C2H2 आया 1000 मोल्स आया, तो ये मतलब ये 1000 मोल्स है, ये 1000 है तो ये भी 1000 मोल्स है। C2H4 का 1000 मोल्स का मतलब इसका भी मोल्स आ गया 1000। अब आपके सामने है यार इसका मोल्स निकालना, पहले मोल्स निकालेंगे फिर मोलर मास निकालेंगे। तो अब इनके लिए आप क्या करो, ये n मोल्स है ये 1 मोल्स है, जरा रेशियो को ध्यान से देखना, n:1 रेशियो में। तो आप क्या करो, मोल्स ऑफ C2H4 डिवाइडेड बाय n इक्वल टू मोल्स ऑफ, एक काम कर दिए CH2 ये होल n है, इसको हम पॉलीथीन को P लिख देते। P का मतलब समझ जाना यार, इतना बड़ा स्ट्रक्चर है वो पॉलीथीन है, और बाय में कोफिशिएंट हम कितना रख देंगे 1, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। अच्छा तो यहाँ पे C2H4 का मोल्स कितना है 1000, n का वैल्यू आपको पता है क्या, n का वैल्यू आपको पता नहीं तो रहने दो आप। अच्छा यहाँ पे आपको पॉलीथीन का मोल्स निकालना, तो अब मोल्स को हम एक काम करते हैं, डायरेक्ट वेट ऑफ पॉलीथीन बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ पॉलीथीन लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अच्छा वेट ऑफ पॉलीथीन तो आपको निकालना है, ये वाला पार्ट तो ऊपर वाला निकालना है, बस मॉलिक्यूलर मास ऑफ पॉलीथीन पता चल जाए काम हो जाएगा। कैसे हम पॉलीथीन का मॉलिक्यूलर मास लिखेंगे, तो देखो यार पॉलीथीन का मॉलिक्यूलर मास कैसे लिखा होगा, CH2 होल n है ना, तो पहले ये CH2 का मोलर मास कितना आएगा, ये 12 24 और 4 28 इंटू n कर देंगे तो ये मोलर मास ऑफ पॉलीथीन हो जाएगा। सिंपल है यार, इसका CH2 12 2 14 14 28 28 इंटू n कर दीजिए, तो मोलर मास ऑफ पॉलीथीन जो है वो 28 है, तो मैं डायरेक्ट एक ही स्टेप में यहीं पे लिख रहा हूं 28n, और ये n आप हटा दो। तो इस तरह से वेट ऑफ पॉलीथीन जो है वो कितना आ गया, 28 से मल्टीप्लाई करोगे तो 28,000, ये जो वेट आएगा ये ग्राम है, W बाय ग्राम में वेट पुट करते हैं। इसी ग्राम को आप केजी में लिखना चाहो तो आप कितना लिख सकते हो 28 kg। तो इस तरह से सवाल में आपको वेट ऑफ अमाउंट ऑफ पॉलीथीन पूछा गया था, जो कि आंसर कितना आ रहा है ऑप्शन ए। तो यार क्वेश्चन देखो, यदि आप समझ गए क्वेश्चन, यदि आप समझ गए तो फिर आपके लिए वो क्वेश्चन टफ नहीं है, क्वेश्चन इजी है, ठीक है। तो यार होप कि आपको अच्छे समझ में आया, कहीं कोई प्रॉब्लम आता है तो यार आप बिल्कुल बेहिचक बता सकते हो, नो प्रॉब्लम। हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, किसी को स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, when a 12 gram mixture of carbon and sulfur is burnt in air, यहां पे बर्निंग हो रहा है 12 ग्राम मिक्सचर ऑफ कार्बन एंड सल्फर। मिक्सचर का मतलब समझ रहे होगे कि यार ये ना केवल कार्बन का मास है ना सल्फर का, ये मिक्सचर का मास है, मींस कार्बन और सल्फर दोनों को मिक्स करके 12 ग्राम है। इज बर्न्ट इन एयर, देन अ मिक्सचर ऑफ CO2 एंड SO2 इज बर्न्ट, तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड बनता है, इन विच द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ SO2 इज हाफ दैट ऑफ CO2, द मास ऑफ द कार्बन इन द मिक्सचर इज। चलिए सवाल क्या कहता है, सबसे पहले यार आपको क्वेश्चंस को डायग्रामेटिक या स्टेप वाइज या रिएक्शन के फॉर्म में लिख देना, जो भी आपके लिए पॉसिबल हो, ठीक। तो यहां पे देखिए कार्बन और सल्फर है, और इनका जो मास है वो 12 ग्राम है, ठीक है, और इनको बर्न किया गया एयर में, और इस तरह से अगेन अ मिक्सचर ऑफ CO2 एंड SO2 इज प्रोड्यूस्ड। क्यों बन रहा समझ में आ रहा है, कार्बन से कार्बन डाइऑक्साइड बन गया होगा, सल्फर से सल्फर डाइऑक्साइड बन गया होगा, इन विच द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ SO2, जो इसके मोल्स हैं SO2 के मोल्स, वो हाफ दैट ऑफ CO2। समझ आ रहा होगा, सिंपल सा बात है यार, इसमें कुछ नया नहीं है। मास ऑफ कार्बन इन द मिक्सचर, इस मिक्सचर में कार्बन का मास क्या होगा ये बताना है। तो हम क्या करते हैं, कार्बन का आपको मास निकालना है ना, तो आप एक काम करो, इस मिक्सचर में कार्बन को आप कुछ मान लो, कार्बन को x ग्राम मान लो, तो ये कितना हो जाएगा 12 माइनस x। इसमें कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए। जब भी देखिए मिक्सचर जो है ना, इस तरह क्वेश्चंस और भी आपको देखने को मिलेंगे, जब भी मिक्सचर्स के क्वेश्चन है आपको क्या करना है, उसके लिए आपको ऐसे क्वेश्चंस में मिक्सचर्स में जो भी कंपोनेंट्स प्रेजेंट हैं उनका रिएक्शन को आप अलग करके लिखो। अलग करके मतलब इस मिक्सचर में कार्बन सल्फर दोनों है ना, कार्बन का रिएक्शन अलग लिखो, सल्फर का रिएक्शन अलग। आपको और भी ऐसे रिएक्शंस और भी जगह मिल सकते हैं, तो जहां पे भी मिलते हैं आपको यही काम करने हैं, ठीक है। तो पहले कार्बन का कंबशन रिएक्शन लिखेंगे, देन सल्फर का लिखेंगे,
और फिर दोनों को हम सॉल्व करके ये रिलेशन यूज कर लेंगे। आप एक बार वीडियो पॉज करके एक बार ट्राई भी कर सकते हो यदि अभी तक नहीं सॉल्व हुए थे तो। चलो देखो यार, पहले कार्बन को ही मैं ले रहा हूँ, रिएक्शन बैलेंस है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये x ग्राम है, यदि x ग्राम है तो इसके मोल्स कितना होंगे x/12, और यहाँ से 1:1 का रेशियो है, 1 मोल से 1 मोल बन रहा है, x/12 से ये भी x/12 ही बनेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट सल्फर की बात करते हैं, S + O2 गिव्स SO2। सल्फर का अमाउंट कितना दिया गया है 12 - x ग्राम, तो इसके मोल्स कितने हो जाएंगे 12 - x/32, ये माइनस आएगा, ठीक है। अच्छा, यदि इसके मोल सारे 12 - x/32 तो इसके भी मोल्स कितने आएंगे 12 - x/32 ही आएंगे। अगेन 1:1 का रेशियो, रिएक्शन भी बैलेंस है, तो जितने मोल इसके उतना ही मोल SO2 के, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आगे क्या करना है, तो आगे यार आपको समझ में आ रहा होगा, आपको रिलेशन दिया मोल्स ऑफ SO2 = हाफ ऑफ मोल्स ऑफ CO2। सवाल में तो यार सीधा सीधा लिखा है। SO2 के मोल्स कितने आए 12 - x/32 = हाफ मोल्स ऑफ CO2। CO2 के मोल्स कितने हैं x/12। बस इसे ही सॉल्व तो करना है यार। चलिए यार सॉल्व करते हैं। 2 से ये 16 जा कट जाएगा, 4 से 4 जा, 4 से 3 जा, 3 को इधर ले जाओ, 3 2 जा 12 × 3 36 -3x, इधर 4x, तो यहां से 36 = आ रहा है 7x। देख लो यार एक बार, कैलकुलेशन सही है, सही है। तो x = कितना आ गया 36/7। और आपको x अमाउंट ऑफ क्या मास ऑफ कार्बन इन द मिक्सचर पूछा गया था ना, जो कि हमने x ग्राम माना था, मतलब कि ये जो x का वैल्यू आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो 7 5 = 35, 1 कैरी 1 10 3 30, 7 4 = 20, 5.14 ग्राम आ रहा है, जो कि आप देख सकते हो ऑप्शन बी आपको दिख रहा है। तो इस तरह से यार इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो गया ऑप्शन। तो यार क्वेश्चन टफ नहीं था, थोड़े से कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे आपको यही दिमाग लगाना था। ये जो 12 ग्राम मिक्सचर है, तो मिक्सचर का मतलब कार्बन सल्फर का मिक्सचर है, तो वहाँ कार्बन भी रिएक्ट कर रहा होगा, सल्फर भी रिएक्ट कर रहा होगा, दोनों को रिएक्शन को मैंने सेपरेट लिखा, रिलेशन निकाले दोनों के मोल्स को, और दोनों को इस रिलेशन से मैंने कनेक्ट कर दिया, हमारा आंसर आ गया। ओके, चलिए तो ये नोट कर ले, स्क्रीनशॉट ले ले। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, इन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑफ मोलर मास 108 ग्राम पर मोल, कार्बन हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन आइटम्स आर प्रेजेंट इन 9:1:3.5 बाय वेट, मॉलिक्यूलर फार्मूला कैन बी। तो देखो यार ये थोड़ा रिलेटिवली ज्यादा इजी क्वेश्चन है, हम बोलेंगे एम्पेरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला पढ़े होगे आप, तो बस उसी पे बेस्ड ही क्वेश्चन है। चलिए एक बार आप वीडियो पॉज करके खुद से ट्राई करने की कोशिश करना, सॉल्व नहीं होते तो आप देखना। हाँ, और एक चीज, यदि सॉल्व हो भी जाते हैं तो भी आप एक बार सॉल्यूशन देख सकते हो फास्ट फॉरवर्ड करके, जिससे कि कुछ नया कॉन्सेप्ट आपको सीखने को मिल रहा है, और डेफिनेटली ऑब्वियसली आपको कुछ ना कुछ नया मिलेगा जानने को, तो इसलिए ज्यादा अच्छा रहेगा एक बार वीडियो और देख लेना। सवाल में आते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और है तीसरा नाइट्रोजन। कार्बन का जो मास है वो 9:1:3.5 है, तो ये रेशियो है, तो रेशियो को कोई कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो अब यहां पे देखेंगे, ये जो कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन है, ये तो अच्छा ये बाई वेट है ना, ये वेट है। तो आप जब भी कोई मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखते हो, ठीक है ना, मॉलिक्यूलर फार्मूला से पहले आपको एम्पिरिकल फार्मूला निकालना होता है, क्योंकि जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है वो n × एम्पिरिकल फार्मूला होता है। तो पहले आप एम्पिरिकल फार्मूला निकालते हो, फिर उसको एक सुटेबल नंबर n से मल्टीप्लाई करते हो। और n कैसे आता है, तो n आता है मॉलिक्यूलर फार्मूला मास अपॉन एम्पिरिकल फार्मूला मास से आ जाता है, ठीक है। तो अब आप एम्पिरिकल फार्मूला मास निकालने के लिए क्या फंडा करते हो, लगाते हो, तो यार इसमें देखो यार सिंपल सा जो फंडा आप यूज करते हो एम्पिरिकल फार्मूला निकालने के लिए, अब जो भी आप फंडा यूज करते हो, ठीक है ना, आपको करना है कि यार जो
मैं यूज करता हूं, जो मैं अपने स्टूडेंट्स को बताता हूं, वो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूं। बहुत इजी वे में, सिंपल वे में आपको कैलकुलेशन हो जाएगा। सिंपली जो यहाँ पे मोल्स होते हैं, ये एक्चुअली जो भी एक्स वाई जेड मान लेते हैं, ये जो एक्स वाई जेड होते हैं, ये एक्चुअल में ये कार्बन हाइड्रोजन नाइट्रोजन के मोलर रेशियो को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि मोल्स के रेशियो को, या सिंपल रेशियो ऑफ मोल्स, मोल्स के सिंपल रेशियो को ये रिप्रेजेंट करता है। तो अब आपको यदि वेट दिया हुआ है तो वेट को आप मोल्स में कन्वर्ट कर सकते हो। ये एक्स 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 कट जाएगा क्योंकि फाइनली हमको रेशियो लेना होता है इनका, तो एक्स 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 कट गया, तो ये 9 है तो 12, ये 1/1, ये 3.5 अपॉन क्या करना होगा नाइट्रोजन के लिए 40। मीन्स हमने जैसे W/M क्या वेट का रेशियो था, ये रेशियो जो था बाई वेट दिया गया था, वेट को मोलर मास से डिवाइड कर दिए तो ये मोल्स का रेशियो आ गया। और इन्हीं रेशियो को आपको सिंपल में कन्वर्ट करना है, सिंपल रेशियो में कन्वर्ट करना है। तो 3 3 जा 3 4 जा, ये 7 2 जा 7 5 जा, 5 से 2 जा। अब इन रेशियो को सिंपल में कन्वर्ट करने का मतलब समझना ये क्या चीज है। यहाँ पे कार्बन का जो मोल्स आया 3/4 आया, हाइड्रोजन का जो मोल्स आया 1 आया, नाइट्रोजन का जो मोल्स आया 1/4 आया। ये जो रेशियो आया, यही रेशियो आपका सिंपल यहाँ नहीं है, तो आपको क्या करना है, इन रेशियो को सिंपल रेशियो में कन्वर्ट करना। कैसे सिंपल रेशियो में कन्वर्ट करोगे, यही आपको थोड़ा सा सोचना है। तो किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो जिससे कि यार ये फ्रैक्शन गायब हो जाए, तो आप इसके लिए इंटू 4 कर दो। जैसे इंटू 4 करोगे, ये काम हम यहाँ पे भी कर सकते हैं, यदि समझ में आ रहा होगा तो जो हम यहाँ पे करते हैं वही चीज यहाँ पे भी करते हैं। तो इस तरह से ये आपका 3 आ गया, ये 4 आ गया, और ये 4 4 कट जाएगा ना, 1 बच गया। तो वही चीज यहाँ पे भी आप देख सकते हो, यानी C3H4N1, ये जो आया ये एम्पेरिकल फॉर्मूला आया। समझ में आ रही बात? आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताना था, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैन बी। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आप कैसे बताओगे, तो पहले आप एम्पेरिकल फॉर्मूला मास निकाल लो। यहां से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनाने के लिए वाला फंडा कितना हो जाएगा, 12 3 जा 36 प्लस 4 प्लस 14, ये 40 प्लस 14 आप करोगे तो ये आ जाएगा 54। तो एम्पेरिकल फॉर्मूला मास आ गया। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास आपको ऑलरेडी सवाल में दिया है, तो वहां से n आ जाएगा। चलिए हम यहां आ जाते हैं। ऊपर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास रखना है, नीचे एम्पेरिकल फॉर्मूला मास रखना है, जो कि कितना है 54। ये कट के 2 आ रहा होगा, यदि n2 आ गया तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, n इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला। तो n का मतलब 2 इंटू C3H4N। तो इस तरह से आंसर आ गया C6H8N2। तो फाइनल आंसर C6H8N2। ऑप्शन कौन सा सही दिख रहे हैं? तो क्वेश्चन बहुत हार्ड नहीं था, सिंपल था। तो यहाँ पे देखो यार, कॉन्सेप्ट आपको सीखने को क्या मिल रहा होगा। जब भी इस तरह का एम्पेरिकल फार्मूला या मॉलिक्यूलर फार्मूला से रिलेटेड क्वेश्चंस आए, तो आपको जो कन्वेंशनल मेथड जो बुक्स में दिए रहते हैं ना, उस मेथड पे नहीं जाना है। उसमें टेबल बनाना है, इसको छोटे नंबर से बड़े नंबर से डिवाइड करना है, ठीक है ना, बहुत सारी चीजें। पहले एटॉमिक रेशियो, मोलर रेशियो, फिर सिंपल रेशियो, फिर सिंपल होल रेशियो, बहुत सारा ताम झाम करना पड़ता है। उतना करने की जरूरत नहीं है। आपको बस और बस दिमाग में ये रखना है कि ये कोई भी आइटम होते हैं XYZ, यहाँ पे कोई भी और आइटम आ सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। जो भी आइटम्स आ जाते हैं एक्स्ट्रा, उनका आपको मोलर रेशियो निकालना है। यदि वेट दिया है तो वेट बाय मोलर वेट से हम मोल्स निकाल लेंगे। अब वो जो मोल्स आएंगे, उसी मोल्स को आपको सिंपल रेशियो में कन्वर्ट करना है बाय मल्टीप्लाइंग एनी सुटेबल नंबर, मल्टीप्लाइंग या डिवाइडिंग, जैसे भी उनको एक सिंपल रेशियो में कन्वर्ट कर लेना है किसी भी तरीके से। बस यही है एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो यहाँ पे हमको इजीली दिख रहा था कि यार नीचे 4 4 था, इस नंबर को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका फ्रैक्शन गायब और हमें एक सिंपल रेशियो मिल जाएगा। सिंपल रेशियो मिल गया, एम्पिरिकल फॉर्मूला मिल गया। आपको फिर n निकालना था मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने के लिए, तो n को मैंने इस फॉर्मूला से निकाल लिया, n पुट कर दिया, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ गया। दैट्स इट। तो अच्छा सवाल था, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो इसे। क्वेश्चन नंबर 6, हाउ मेनी मोल्स ऑफ मैग्नीशियम फॉस्फेट Mg3PO4 whole to will contain 0.25 moles of oxygen atom। तो देखेंगे अगेन एक सिंपल सा क्वेश्चन है, शायद ये क्वेश्चंस आए हुए हैं पहले भी, नीट के PYQs में शायद आपको देखने को मिल सकते हैं ये सवाल, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है। तो देखो यार, छोटा सा प्यारा सा क्वेश्चन है, हाउ मेनी मोल्स ऑफ मैग्नीशियम फॉस्फेट Mg3PO4 whole 2
विल कंटेन 0.25 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम। इसमें ऑक्सीजन के कितने मोल्स हैं? ऑक्सीजन एटम, देखो यार ऑक्सीजन एटम का बात हो रहा है, ऑक्सीजन एटम का बात हो रहा है। इसके कितने मोल्स होंगे हमको नहीं पता, तो मान लेते हैं इसका n मोल्स। मान लेते हैं कि हाउ मेनी मोल्स ऑफ मैग्नीशियम फॉस्फेट, कितने मोल्स इसका? n मोल आपने मान लिया, मतलब आपको n फाइंड आउट करना है। यदि n मोल मान रहे हैं तो इसमें ऑक्सीजन के कितने मोल्स होंगे? यानी मैंने इसका n मोल माना तो ऑक्सीजन के इसमें कितने मोल्स होंगे? अब ऑक्सीजन एटम के कितने मोल्स होंगे? तो 4 2 8 इंटू n, यानी इसमें आपके 8n मोल्स होंगे ऑक्सीजन एटम के। यदि हम इसके n मोल्स यदि एक मोल लिए होते हैं, इसका यदि एक मोल होता तो एक मोल में होते हैं 8 मोल ऑक्सीजन एटम होते हैं। n मोल लिए 8n, और 8n का वैल्यू आपको दिया गया है, इट कंटेन्स 0.25 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम। तो यहां से n का वैल्यू कितना आ रहा है? 0.25 हट जाएंगे, बाय इतना आ जाएंगे। चलिए यार इसे अब आपको सॉल्व कर लेना है यार, बाकी तो 25/8 करोगे तो 8 3 24 110 बाय 100, तो आंसर कितना आ रहा है? 0.03125। देखो यार ऑप्शन, इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है, कर लीजिए। 3.125, 2 डिजिट के बाद पॉइंट को ले जाना है, तो इंटू 10 का पावर माइनस। ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन बी। तो सिंपल क्वेश्चन था, थोड़ा सा बस आपको दिमाग, जो नहीं दिया है उसको हमने n x y z जो मानना है यार मान लीजिए, और फिर आपको आगे दिया ही था कि यार ऑक्सीजन एटम के इतने मोल्स बन रहे हैं, यानी ज्यादा कुछ इस सवाल में था नहीं। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं हम लोग। चलिए अगेन एक बैलेंसिंग के क्वेश्चंस हैं, और ये क्वेश्चंस आपको बहुत सारी जगह देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो बैलेंसिंग पे बेस्ड क्वेश्चंस है। आपको मैंने इससे पहले एक और बैलेंसिंग के क्वेश्चंस करवाए थे, तो आप तो यार पहले कोशिश करना उसी मेथड से इस क्वेश्चंस को सॉल्व करने का, देखना यार यूं ही आंसर आ जाएंगे, बहुत इजीली आ जाएंगे, ठीक है ना। तो पहले आप लोग जो क्वेश्चन नंबर 2 था शायद इससे पहले जो मैंने डिस्कस किया था, तो उसी पे बेस्ड ये क्वेश्चंस हैं। तो चलिए यार मैं सॉल्व करता हूं। बाय द वे आप लोग एक बार पॉज करके जरूर ट्राई करना इस सवाल को अपने तरफ से भी। कोफिशिएंट को मैं नहीं लिख रहा हूं, यहां ध्यान देना आप लोग, H प्लस को मैंने नहीं लिखा, H2O को नहीं लिखा। आपको बताया था कि H प्लस H2 और OH माइनस, ये तीन चीजें H प्लस OH माइनस H2, इनको आपको रिएक्शन बैलेंस करते समय नहीं लिखना, ये अपने आप आ जाएंगे। यदि H प्लस है इसका मतलब रिएक्शन को एसिडिक मीडियम में बैलेंस करना, यदि कहीं OH माइनस लिखा होता मीन्स उसे बेसिक मीडियम में आपको बैलेंस करना पड़ेगा, ठीक है। हो सकता है H प्लस OH माइनस ना हो, कोई दिक्कत नहीं भाई। हाँ सबसे पहले आपको क्या करना होता है याद है, जो रिएक्टेंट्स है इनका एन फैक्टर को आपको निकालना होता है। एन फैक्टर कैसे निकालते हैं? चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। तो यहाँ पे +7 है, ये Mn+2 स्टेट में है, 7 से 2 5 का चेंज आया, यहाँ पे आ जाइए इसका एन फैक्टर। कार्बन यहाँ पे देखोगे तो C2O4, सॉरी यहाँ पे O4 है, तो यहाँ पे आप इसका ऑक्सीडेशन नंबर 2x - 8 = -2, +3 आ जाएगा यहाँ पे, और कार्बन डाइऑक्साइड में ये +4 है। एन फैक्टर क्या लेंगे जरा बताओगे? 3 से 4 चेंज 1 का, क्या हम एन फैक्टर 1 लिखेंगे? नो, यहाँ पे ये गलती नहीं करना। टोटल कार्बन के 2 एटम है, तो 3 से 4 चेंज आया 1 का, लेकिन कार्बन के 2 एटम है तो इंटू 2, यही बच्चे गलती कर देते हैं, तो ये गलती आपको नहीं करनी है। तो एन फैक्टर हमने दोनों को निकाला। अब इसमें मैंने आपको बताया था यार क्या स्टेप्स लेने, पहले एन फैक्टर निकालते हैं। एन फैक्टर निकालना बहुत ही सिंपल, चेंज देखना है ऑक्सीडेशन नंबर का, और टोटल एटम जितने भी होंगे उससे मल्टीप्लाई कर देना है। एन फैक्टर निकल गए। रिएक्टेंट्स को बैलेंस करने का तरीका क्या होता है, प्रोडक्ट को बैलेंस करने का तरीका क्या होता है, ये आपको दिमाग में सेट रखना है। रिएक्टेंट को बैलेंस करते ही इसी का एन फैक्टर से क्रॉस मल्टीप्लाई करके, मतलब यहाँ पे आ जाएगा 2, यहाँ पे आ जाएगा 5, रिएक्टेंट्स बैलेंस हो गया। प्रोडक्ट को बैलेंस कैसे करते हैं? तो प्रोडक्ट को बैलेंस करने के लिए सीधा सीधा रिएक्टेंट को देख के बैलेंस करेंगे। Mn 2 था, कार्बन 10 है, तो यहाँ पे आप 10 लगा दो, कार्बन और Mn हो गया। आओ हरिद्वार चले। ए का मतलब एटम, अदर एटम, रेस्पॉन्सिबल एटम, जो कि Mn और कार्बन है, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है उसको हम एटम, रेस्पॉन्सिबल एटम कह रहे हैं। ओ का मतलब है ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन जरा चेक करो बैलेंस है क्या? 4 2 = 8, 5 4 = 20, तो इधर 28 ऑक्सीजन एटम है, 28 ऑक्सीजन।
यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है, 10 टू जा 20 ऑक्सीजन एटम है। तो ऑक्सीजन की कमी है इस साइड, कितने ऑक्सीजन की कमी है, 8 ऑक्सीजन की कमी है। तो 8 ऑक्सीजन याद है, ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं बाय एडिंग वाटर, हाइड्रोजन को बाय एडिंग H+, और चार्ज को बैलेंस करते हैं इलेक्ट्रॉन से। बट ये एक रेडॉक्स रिएक्शन है जहां ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रहा है। रिडक्शन हो रहा है इसका, ऑक्सीडेशन हो रहा है इसका, C2O4 का ऑक्सीडेशन हो रहा है, C2O4- का, MnO4- का रिडक्शन हो रहा है। ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों हो रहा है, मींस इट इज अ रेडॉक्स रिएक्शन। और यदि ये एक रेडॉक्स रिएक्शन है तो इसमें आपको इलेक्ट्रॉन्स चार्ज को बैलेंस करने की जरूरत नहीं है, वो चार्ज ऑलरेडी बैलेंस्ड मिले। नहीं मिले बैलेंस तो इसका मतलब गलती आपकी है, ये क्लियर है। चार्ज यदि बैलेंस नहीं हो रहे हैं इतना कुछ करने के बाद, इसका मतलब गलती आपकी है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को आपको ऐड करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए कंप्लीट रेडॉक्स रिएक्शन केस में। चलिए फिलहाल यहाँ पे 20 ऑक्सीजन आ रहे थे, इधर 28 थे, 8 ऑक्सीजन को मैंने ऐड कर दिया। नेक्स्ट ऑक्सीजन बैलेंस, ऑक्सीजन का ये सीक्वेंस बहुत जरूरी है कि भाई अदर एटम के बाद ऑक्सीजन पे ही आना है, ऑक्सीजन के बाद हाइड्रोजन पे ही जाना है। तो हाइड्रोजन की बात करें तो टू द 16, यहाँ पे तो हाइड्रोजन है ही नहीं, तो आप एक काम करो यहाँ पे 16H+ ऐड कर दो। हाइड्रोजन भी हो गया बैलेंस। अब चार्ज को हम देखेंगे, चार्ज इक्वल होने चाहिए ऑन बोथ साइड्स ऑफ दिस रिएक्शन। चलो चेक करते हैं कि नहीं। यहां से देखो ये -1 चार्ज था, 2 आयन है तो इसके -2, -10 + 16, तो टोटल चार्ज कितना हो रहा है, +4 यूनिट है। इधर भी चेक करो, 2 2 जा +4, ये 0 चार्ज, ये 0 चार्ज, ओवरऑल +4, इधर भी +4, दोनों साइड चार्ज बैलेंस है, इसका मतलब रिएक्शन आपका बैलेंस है। तो यार ये एक तरह का क्रॉस चेक भी हो जाता है कि चार्ज बैलेंस है, मतलब आपने सही बैलेंस किया है। अब जो सवाल में पूछे गए थे यार वो आंसर कर दो। एक्स वाई जेड का वैल्यू, एक्स माना गया था MnO4- को जिसका वैल्यू 2 आ रहा है, y क्या है C2O4 जिसका कोफिशिएंट क्या आ रहा है 5, और ZH+ को माना गया था जिसका कोफिशिएंट कितना आ रहा है 16, तो 2 5 16, ऑप्शन सी। तो देखो यार कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, सिंपल बैलेंसिंग पे बेस्ड क्वेश्चन है, और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको आगे मिलेंगे, तो कोशिश करना है आपको खुद से भी करने की, ठीक है ना। हमारा यहाँ पे पर्पस केवल और केवल क्वेश्चन को सॉल्व करना नहीं, कॉन्सेप्ट सिखाना है, प्रॉब्लम प्रोसीड कैसे करते हैं ये सिखाना है, ठीक है ना। तो अभी तक जितने भी क्वेश्चंस लिए होंगे आप देख रहे होंगे, अच्छे अच्छे क्वेश्चन सिलेक्ट किए गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगेन देखो एक बढ़िया क्वेश्चन है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 8। At 300 Kelvin and 1 atm, 15 ml of a gaseous hydrocarbon requires 375 ml air containing 20% by volume for complete combustion. After combustion, the gases occupy 330 ml. Assuming that the water formed is in liquid form and the volumes were measured at the same temperature and pressure, the formula of the hydrocarbon is। तो देखो यार हाइड्रोकार्बन बोल दिया गया, गैसेस हाइड्रोकार्बन है, तो गैसेस हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या है, कार्बन और हाइड्रोजन रहा होगा, CXHY के फॉर्म में रहा होगा ये। और चलिए मान लेते हैं हम लोग CXHY है कोई कंपाउंड, कोई हाइड्रोकार्बन है। 15 ml ऑफ गैसेस हाइड्रोकार्बन, वॉल्यूम कितना दिया गया 15 ml, रिक्वायर्स 375 ml एयर, एयर का मतलब होता है ऑक्सीजन, फॉर कंप्लीट कंबशन। कंप्लीट कंबशन का मतलब यहाँ पे आपको CO2 और H2O मिलेगा। बैलेंसिंग हम बाद में देखते हैं। आफ्टर कंबशन द गैसेस ऑक्यूपाई 330 ml, तो देखो कंबशन के बाद क्या हो रहा है, जो गैसेस है वो 330 वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है, 330 ml वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है। अज्यूमिंग दैट द वाटर फॉर्म्ड इज इन द लिक्विड फॉर्म, यहाँ पे वाटर किस फॉर्म में बन रहा है, लिक्विड फॉर्म में बन रहा है, and the volume were measured at the same temperature and pressure, the formula of the hydrocarbon is। ठीक है ना, सवाल ऐसा है। तो सवाल में क्या बोला गया, स्टार्टिंग में हाइड्रोकार्बन का लिया गया 15 ml और इसको 375 ml एयर की जरूरत पड़ रही है, इट रिक्वायर्ड 375 ml एयर कंटेनिंग 20% O2 बाय वॉल्यूम। इसका क्या मतलब है, क्या 375 ml यदि एयर है तो O2 जो होगा वो क्या 375 ml है ना, जो O2 का वॉल्यूम होगा वो मात्र 375 ml का 20% ही यूज हो रहा है कंबशन में, इसलिए 375 ml है, 20% बाय वॉल्यूम O2 कंटेन कर रहा है, तो इसका 20% कितना हो जाता है
2 5 ज़ा 10, 14 1 15, इतना अपॉन 10। तो यहां पे देखना 15 ml के लिए इसका 75 ml लग रहा है। 15 ml के लिए एक्चुअल जो O2 यूज हो रहा है वो 75 ml यूज हो रहा है। एक गलती आपको जो नहीं करनी वो ये कि 375 ml लिया गया था, तो 375 ml में 75 ml ही केवल O2 यूज हुआ है, बच कितने गए वॉल्यूम? 300 ml एयर अभी भी बच गया है। इस चीज को ध्यान रखेंगे आप लोग आगे। अच्छा एक काम करो, रिएक्शन को बैलेंस कर लेते हैं। सबसे पहले जब भी कोई हाइड्रोकार्बन हो तो आप बैलेंसिंग करने के लिए हाइड्रोकार्बन में CHR मतलब पहले कार्बन बैलेंस करो, फिर हाइड्रोजन और फिर ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं, ठीक है ना। इसी सीक्वेंस में बैलेंस करना थोड़ा सा इजीली रिएक्शन बैलेंस हो जाते हैं। तो कार्बन को बैलेंस करने के लिए X लगा देते हैं। हाइड्रोजन है Y, यहाँ पे 2 है तो ये 2Y हो गया, तो 2 से डिवाइड कर दो। हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया, Y हाइड्रोजन, और तो कुछ है ही नहीं ना। ऑक्सीजन बैलेंस करना है। ऑक्सीजन यहाँ पे कितने हो रहे हैं? 2x प्लस वाई बाई 2, तो 2x प्लस वाई बाई 2 हम यहाँ लिखेंगे x प्लस वाई बाई 4 हो जाएगा ये, ठीक है ना। मतलब यहाँ पे 2x प्लस ऑक्सीजन के एक ही आइटम है ना इसमें, तो y बाई 2 में कितने होंगे? y बाई 2, तो यहाँ पे 2x प्लस वाई बाई 2 लिखेंगे इंटू 2, डबल हो रहा है तो इसलिए हम इसको डिवाइड कर देंगे 2 से, तो ये सॉरी x प्लस वाई बाई 4 बच जाएगा। बाय द वे ये आप फॉर्मेट याद ही रखना, x और y के टर्म में ये चीज आप याद ही रखना कि बहुत बार यूज होता है। चलिए तो अब हम लोग आगे सवाल पे आते हैं। हाँ तो आगे सवाल क्या कह रहे हैं? आफ्टर कंबशन द गैसेस ऑक्यूपाई 330 ml, यानी कंबशन के बाद जो गैस होंगे वो 330 ml वॉल्यूम ऑक्यूपाई करा। तो 330 ml का मतलब क्या हुआ जरा समझिएगा आप लोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 330 ml में 300 तो आपका क्या बचा हुआ था? 300 ml जो है वो एयर रिमेनिंग होगा, रिमेनिंग लिखेंगे। 300 ml एयर बचे होंगे, 75 ml तो O2 चला गया। और यहाँ पे जब कंप्लीट कंबशन हो रहा है, कंप्लीट कंबशन का मतलब ये कुछ बचा नहीं होगा, ये खत्म हो गया होगा पूरी तरह से। O2 कंप्लीटली कंज्यूम हो गया, वाटर लिक्विड फॉर्म में। तो जो ये 330 ml दिया है, ये क्या दिया गया? आफ्टर कंबशन द गैसेस ऑक्यूपाई 330 ml, तो इसका मतलब 300 ml एयर है तो CO2 का वॉल्यूम कितना बना होगा? 30 ml बना होगा। ये हम क्या कह सकते हैं? समझ आ रही बात? ये 30 ml बना होगा क्योंकि 300 ml तो एयर चला गया। आपको फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोकार्बन बताना है, तो फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या? एक्स और वाई को ही तो आपको फाइंड आउट करना है। एक और चीज, जब भी ये सब इडियोमेट्री से रिलेटेड प्रॉब्लम्स कहलाते हैं, तो ऐसे क्वेश्चंस में आपको क्या करना है, जो वॉल्यूम यूज हो रहे हैं, जो वॉल्यूम का रेशियो होगा वो एक्चुअली में मोल्स के रेशियो के सेम होगा, क्योंकि आइडियल गैस इक्वेशन अंडर सेम कंडीशन ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर, वॉल्यूम जो होते हैं वो मोल्स के प्रोपोर्शनल होते हैं। इसीलिए आपको ज्यादा घबराने की बात नहीं है। जो हम लोग वहां पे इक्वेशन लिखा करते थे मोल्स के टर्म में, सेम इक्वेशन यहाँ पे लिखा जाएगा इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। मतलब वॉल्यूम ऑफ CXHY, जहां जहां मोल्स था बाय कोफिशिएंट, याद है सबसे पहले क्वेश्चन में ये मैंने सिखाया था आप लोगों को, कोफिशिएंट को नीचे रख देना है। इस तरह के क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं, खासकर जे में बहुत सारे आते हैं, और नीट का भी पैटर्न टफ, मतलब कि लेवल थोड़ा हाई हो चुका, तो नीट में बहुत 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 ज्यादा चांस है इस तरह के क्वेश्चंस आने का। तो इसलिए प्रैक्टिस जरूर करके जाएंगे इस तरह के सवाल आप लोग। तो जहां मोल्स आता था, मोल्स बाय कोफिशिएंट रखते थे, मोल्स के जगह पे वॉल्यूम मैंने रखा हुआ है। अब इसी इक्वेशन को बस आपको सॉल्व करना है। ये देखिए वॉल्यूम ऑफ CXHY कितना हो रहा है? 15/1। वॉल्यूम ऑफ O2 कितना है? O2 का वॉल्यूम 75, और बाय में यहाँ पे क्या आ जाएगा? x प्लस वाई बाय 4। फिर यहाँ पे आ जाइए CO2 का वॉल्यूम है 30/x। अब आपको x और y निकालना है। तो यार तीन इक्वेशन आपको, मतलब इन रिलेशन से आप x और y बहुत इजीली निकाल सकते हो। एक काम करो, पहला और तीसरा को यूज करो। तो x इधर 30/15, x आ गया 2, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इन दोनों को यूज कर लो, फर्स्ट और सेकंड को। तो देखेंगे x प्लस वाई बाई 4 इक्वल टू क्या मिलेगा? x प्लस वाई बाई 4 को इधर ले जाओ, 15 को इधर ले आओ, यहाँ पे 5 आ जाएगा, और x का वैल्यू मैंने 2 निकाला हुआ है,
तो y इक्वल टू हो जाएगा 5 माइनस 2 3 और ये इंटू 4 12। तो x आ गया 2, y आ गया 12, तो C2H12 आ रहा है। तो देखो यार इस सवाल में कहीं भी कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन का आप देखोगे, देखो ऐसा कोई फॉर्मूला एग्जिस्ट में थोड़ा आप सोच रहे होंगे यार C12H12 ये तो किसी का फॉर्मूला ही नहीं होता है। तो जो डाटा लिया गया थोड़ा सा हो सकता है कि सही तरीके से डाटा नहीं लिया गया है, अदरवाइज आंसर आपका सही आता है, ठीक है ना। बाय द वे स्टेप्स बिल्कुल सही है, इसलिए स्टेप्स को लेकर कोई दिक्कत नहीं, आप बिल्कुल यही स्टेप्स फॉलो करना जब भी इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, और भी आगे हम लोग इस तरह के क्वेश्चंस देखेंगे इस सीरीज में, ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं यार ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। एक बात देखो, जितने भी मैं यहाँ क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, जो क्वेश्चंस आपसे हो गए बहुत अच्छी बात है, जो क्वेश्चंस आपसे नहीं हो रहे हैं उनको आप क्या करोगे, एक बार तो यार मेरे सॉल्यूशन को देख के करोगे, और दूसरी बार आप कोशिश करना कि उसी सवाल को एक बार फिर से अटेम्प्ट लेना, लेकिन नेक्स्ट टाइम आप खुद से अटेम्प्ट करने की कोशिश कर, खुद से सॉल्व करने की कोशिश कर, तब जाकर आप समझना कि हाँ आप सीख रहे हो, ठीक है। केवल आंसर लाकर हैप्पी हो जाने से कोई क्वेश्चन आप कुछ सीखते नहीं हो। ये नहीं कि भाई किसी क्वेश्चन को सॉल्व किया आंसर आ गया जैसे तैसे, वो आपको कोई चीज सिखाने वाला नहीं है। सॉल्व करने के बाद अंदर से फीलिंग आनी चाहिए, हाँ यार मैंने सीखा, कुछ कॉन्सेप्ट बिल्डअप करना है आपको अंदर से, ठीक है। तो वो बहुत जरूरी है।